हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। महेश गुरुजी की क्लास में आपका वेलकम है। यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, यार सीखना तो चाहते हैं तभी तो वीडियो देख रहे हैं, तो यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आज के वीडियो में आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात बताऊंगा, यानी आपका जो बोझ है, जो वजन है, वो थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो देखिए, ये हम सबको पता है कि अंग्रेजी सीखने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब्जेक्ट, ये सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं। और हेल्पिंग वर्ब का अंग्रेजी सीखने में एक बहुत बड़ा रोल है और हमको बचपन से सिखाया जाता है, बताया जाता है, और सच भी है कि अंग्रेजी में कुल 24 हेल्पिंग वर्ब होती हैं। लेकिन आपको ये फैक्ट सुन के मजा आ जाएगा कि इन 24 हेल्पिंग वर्ब्स का बराबर यूज नहीं होता है। माना आप जब अंग्रेजी लिखोगे, बोलोगे, कुछ भी करोगे तो ये माना पूरी इंग्लिश है, ठीक है। इंग्लिश का मतलब सेंटेंस, आप बोलोगे तो एक सेंटेंस होगा, लिखोगे तो एक सेंटेंस होगा। हर वीडियो में कहता हूं क्योंकि बहुत काम की बात है। तो माना कि ये आपकी कंप्लीट इंग्लिश है। अब आपको सुन करके ताज्जुब होगा कि इनमें से जो 12 जरूरी हेल्पिंग वर्ब्स है ना, इनका 80% यूज होता है, बाकी 20% में और हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। तो है ना मजेदार बात, है ना प्रैक्टिकल बात। तो यानी अगर आप इन 12 हेल्पिंग वर्ब्स पे कमांड कर लें तो आप अंग्रेजी पे मतलब 80% इंग्लिश पे आपकी कमांड हो जाती है। बस ये एक मजेदार फैक्ट है। तो अब ये 12 हेल्पिंग वर्ब कौन सी हैं, इनको समझते हैं, इनका प्रैक्टिकल यूज देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इज, एम, आर। अब इज, एम, आर का मतलब है, इसका मतलब है, एम का मतलब है हूं, आर का मतलब है। अब ये जो 12 हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनको मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूं, इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम करती हैं। और जो स्टूडेंट, जो लर्नर इस रहस्य को समझ जाएगा कि ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है, मेन वर्ब भी होती है, वो बहुत जल्दी इंग्लिश सीख जाएगा। क्योंकि ज्यादातर आप यहीं पे मात खा जाते हो, यहीं पे गलतियां करते हो, क्योंकि ये फेमस है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जबकि ऐसा नहीं है। ये मेन वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है। तो यहां पर एग्जांपल से हम देखेंगे कि ये मेन वर्ब के रूप में कैसे सेंटेंस में काम में आती है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे सेंटेंस में काम में आती है। कहने का मतलब बहुत ही बेसिक सी क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेन वर्ब के रूप में ये इस तरह के सेंटेंस में काम में आती है जिसमें कोई क्रिया ना हो, कोई एक्शन ना हो। अब क्रियाएं कैसी होती हैं, एक्शन वर्ब कैसी होती है, जिनमें कोई एक्टिविटी हो, आना जाना, हंसना खेलना, इस तरह की बातें हो, तब तो मेन वर्ब होती है, मतलब एक्शन होता है सेंटेंस में। लेकिन जब एक सामान्य सी बात बताई जाए, जैसे मैं एक अध्यापक हूं, रोहन एक खिलाड़ी है, वे मेरे दोस्त हैं, ये सिंपल सेंटेंस है। अच्छा, इधर देखो, मैं एक अध्यापक हूं, इसमें तो इज, एम, आर मतलब जो भी आएगी एक मेन वर्ब के रूप में आएगी। लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं, अब यहां पे पढ़ाना एक काम आ गया, एक एक्शन आ गया। रोहन खेल रहा है तो खेलना एक वर्ब आ गई, वे दौड़ रहे हैं तो दौड़ना एक वर्ब आ गई, जबकि इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक एक करके इनकी ट्रांसलेट करते हैं। मैं एक अध्यापक हूं, तो मैं की अंग्रेजी क्या हो गई, आई। अब आई के साथ एम आएगा, इज आएगा, आर आएगा। तो आपको ये रट लेना है कि आई के साथ एम ही आता है। तो अब हाँ, ट्रांसलेशन बहुत बार बताया कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लिख दिया, उसके बाद में बैक से वापस आइए। तो इस हूं की अंग्रेजी क्या है, एम, तो हमने लगा दिया एम, आई एम। अब क्या बचा, एक अध्यापक, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूं। अगला सेंटेंस है मैं पढ़ा रहा हूं, तो इसमें अब मैं की अंग्रेजी क्या है, आई। यार थोड़ा पेन को मैं, एक मिनट, मैं। अब देखो, हूं के लिए फिर से हमने क्या ले लिया, एम। लेकिन पढ़ा रहा, अब देखिए, पढ़ना तो रीड होता है, लेकिन पढ़ाना टीच होता है। अब पढ़ा रहा, जब कोई काम पढ़ा रहा, जा रहा, खेल रहा, इस तरह से आए तो उसमें आईएनजी लगाते हैं वर्ब में। तो टीच में लगा दिया हमने आईएनजी, तो ये हो गया आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। अब समझने वाली बात यह है कि यहां पर जो एम है ये एक मेन वर्ब है, क्योंकि इसके साथ और कोई मेन वर्ब नहीं आई। यहां पर इसको हम हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलेंगे। लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं, तो यहां पर एम एक हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इसके साथ मेन वर्ब, मुख्य क्रिया है, मुख्य एक्शन है, पढ़ाना। बस ये अंतर है। अगला सेंटेंस देखो, रोहन एक खिलाड़ी है, तो सब्जेक्ट कौन है, रोहन। अब रोहन चूंकि एक ही है तो यहां पे एम नहीं, इज आएगा, ठीक है। तो रोहन इज क्या है, एक खिलाड़ी, अ प्लेयर, रोहन इज अ प्लेयर। लेकिन रोहन खेल रहा है, तो यहां पे रोहन कुछ कर रहा है। अब इस सेंटेंस की इंग्लिश बनाएंगे तो रोहन इज सेम टू सेम, खेल रहा के लिए क्या आएगा, प्लेइंग। बस हो गया। तो यहां पर इज क्या है, मेन वर्ब, और यहां पर इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। वे मेरे दोस्त हैं, तो इसमें वे के लिए क्या आएगा, दे। अब हैं के लिए क्या आएगा, आर। बस ये आपको समझना है कि आई के साथ, एम जो है वो आई के साथ आता है, और इज सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे रोहन है, मोहन है, कविता है, ही है, सी है, इट है, कोई भी एक होना चाहिए।
उसके साथ हम इज का यूज करते हैं। और जो आर है मतलब हैं, आर का मतलब क्या है ज्यादा हैं, तो दे हैं मतलब सॉरी वी यू दे, मतलब वी हम, दे वे, यू तुम, तो वी यू दे ये प्लूरल सब्जेक्ट है, या फिर ज्यादा हो जैसे बॉयज हैं, जैसे गर्ल्स हैं, जैसे पीपल है, मतलब ज्यादा लोग होने चाहिए तो हम आर का यूज करते हैं। तो दे आर मेरे दोस्त, माई फ्रेंड्स, और वे दौड़ रहे हैं तो यहां पर दे आर रनिंग। तो देखिए इन तीनों सेंटेंस में ये एम हेल्पिंग वर्ब है, ये इज हेल्पिंग वर्ब है, ये आर हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहां पर एम मैन वर्ब है, इज मैन वर्ब है, आर मैन वर्ब है। सिंपल सा लॉजिक है कि ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई एक्शन ना हो, सिर्फ सामान्य सी बात बताई जाए कि मैं एक अध्यापक हूं, एक खिलाड़ी है, वे मेरा दोस्त है, वह मेरा भाई है, मैं ऐसा हूं, वो ऐसा है, मतलब कुछ बताया जाए तो हम इज एम आर का यूज करते हैं एक मैन वर्ब के रूप में। और जब हम कंटिन्यूटी की बात करें, जैसे पढ़ा रहा, जा रहा, खेल रहा, मतलब रहा रही वाले सेंटेंस की अंग्रेजी बनाए, तो हम इज एम आर को हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में लेते हैं। अब एक बात बताऊं, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, किस टेंस में काम आ रही है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम इज एम आर को हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में लेते हैं। मैं समझता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। सेम टू सेम हम आगे बढ़ते हैं और अगला कॉन्सेप्ट है हमारा वाज वर। अब देखिए वाज का मतलब था और थी, मतलब वाज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा, वर का मतलब है थे, तो वाज एक वचन के साथ और वर बहुवचन के साथ। सेम टू सेम ये भी मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में आते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी जो मैं हर वीडियो को शुरू में देता हूं। जानकारी ये है, यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई सारी इंग्लिश ग्रामर सीक्वेंस में चाहिए, सीरियल से चाहिए, मतलब आपको चाहिए कि कुछ खोजना ना पड़े, एक साथ ही मिल जाए, तो ये चीज़ अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने यही किया है, सारी इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस से पढ़ाया, सीरियल से पढ़ाया, डिटेल में पढ़ाया, और हाँ साथ में पीडीएफ नोट्स भी है। आप चाहे तो किसी टॉपिक को वीडियो में देख सकते हो, चाहो तो पीडीएफ में उसको पढ़ भी सकते हो। चूंकि एक्स्ट्रा मेहनत लगी है, थोड़ी सी फीस है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। परचेज नहीं करना चाहते बिल्कुल मत करना, यूट्यूब पर आपका वेलकम है। और हाँ, कहीं आप ये सोचो कि यूट्यूब के वीडियो वहाँ पे सीक्वेंस में डाल दिए, नहीं, वो सारा कोर्स, सारा कंटेंट अलग से तैयार किया है। अब इनको समझ लेते हैं। मैन वर्ब, देखिए वह ईमानदार था, तो वह की अंग्रेजी क्या होगी? ही। था की अंग्रेजी वाज, और ईमानदार की ऑनेस्ट, तो ही वाज ऑनेस्ट, वह ईमानदार था। ठीक है, लेकिन वह खिलौने बेच रहा था, तो यहाँ पे तो वह कुछ कर नहीं रहा है। जब कर नहीं रहा है और था आ गया तो वाज लगा दिया, लेकिन बेच रहा था, तो ये सेम टू सेम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ही वाज सेलिंग, सेल होता है बेचना, तो ही वाज सेलिंग आईएनजी फॉर्म आएगी। रहा था, रही थी वाले सेंटेंस में क्या? द टॉयज, खिलौने। तो बस सेम टू सेम ये यहाँ पे वाज मैन वर्ब है और ये वाज हेल्पिंग वर्ब है। वह एक सुंदर लड़की थी। अब देखिए ये भी वह और ये भी वह, लेकिन ये लड़के के लिए आया है, था तो ही लगाया, लेकिन थी तो सी, तो सी। अब थी के लिए क्या आएगा? वाज। सी वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की थी। तो यहाँ पे वह कुछ कर नहीं रही है, यहाँ पे वह कुछ कर नहीं रहा, इनके बारे में कुछ बताया जा रहा है, तो वाज मैन वर्ब है। लेकिन वह खाना पका रही थी, यहाँ पे कुछ काम कर रही है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यहाँ पर हम वाज को हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम लेंगे। ही वाज, सी वाज कुकिंग फूड, वह खाना पका रही थी। तो हम कह सकते हैं कि वाज वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। वे चार भाई थे, तो दे, अब दे के साथ क्या लगाएंगे हम? वर। कितने भाई थे? चार, तो 4 ब्रदर्स, वे चार भाई थे। और वे जंगल में जा रहे थे, तो फिर दे वर गोइंग टू द फॉरेस्ट, वे जंगल में जा रहे थे। तो इस तरह से ये हेल्पिंग मैन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है, तो वाज वर्ब। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आती है हमारी हैज हैव हैड, इज हैम आर हैज हैव हैड। ठीक है, बहुत फेमस है और मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा यूज होता है इनका। तो सबसे पहले देखते हैं मैन वर्ब के रूप में। तो मैन वर्ब के रूप में ये दिखाती है कि कोई चीज हमारे पास है या हम उस चीज को रखते हैं, इसलिए मैंने इनका अर्थ भी लिख दिया, पास है या पास था। बट ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि इनका अर्थ यही है। जब ये मैन वर्ब के रूप में है तो ये अर्थ बोलेंगी, लेकिन जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में होंगी तो सिर्फ टाइम बताएंगी, है, हूं, है। बस यही मजेदार बात है। तो मेरे पास एक दोस्त है, मेरे पास, पास का मतलब ऐसा नहीं है कि नियर है वो, मतलब मैं एक दोस्त रखता हूं, मतलब मेरे पास किसी चीज पे पोजीशन है, अधिकार है। तो मेरे के लिए यहाँ पे माई मत लगाना, आई, और आई के साथ आई हैव अ फ्रेंड, मेरे पास एक दोस्त है। ठीक है, कविता के
अच्छा, लेकिन मैं चाय पी चुका हूं, यहां पे तो सिर्फ मेरे पास कोई चीज बताए तो मैंने हैव का यूज कर दिया। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास एक कुत्ता है, आई हैव अ डॉग। लेकिन मैं चाय पी चुका हूं। अब यहां पर पीना, खाना और खरीदना तो वर्ब के साथ आ रहा है, तो यहां पर वर्ब तो आएगी, लेकिन उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम हैज हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं चाय पी चुका हूं तो आई हैव। अब पीने की क्या होती है? ड्रिंक, सेकंड फॉर्म ड्रिंक, थर्ड फॉर्म ड्रंक, लेकिन हम टेक भी लगा सकते हैं तो थर्ड फॉर्म आएगी टेकन। तो आई हैव टेकन टी, मैं चाय पी चुका हूं, या आई हैव ड्रंक टी। तो देखो मेन वर्ब क्या है? टेकन, ठीक है। और हैव क्या है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ पर हैव क्या है? मेन वर्ब, क्योंकि इसके साथ और कोई मेन वर्ब नहीं आई। और जब मेन वर्ब नहीं आई तो ये क्या दिखाएगा? पोजीशन, मैं कोई चीज रखता हूं या कोई चीज मेरे पास है। और यहां पर इसने क्या दिखाया? मैं चाय पी चुका हूं। यहां पर ये पास है नहीं बोलेगा, सिर्फ हूं, सिर्फ टाइम बताएगा, बस यही ध्यान रखना। मतलब हमारी जो भी हेल्पिंग वर्ब है, जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती है तो सिर्फ टाइम बताती है कि टाइम प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। अगला देखो, कविता के पास एक नई साड़ी है, तो कविता, अब कविता के साथ आएगा हैज, बस ये भी ध्यान रखना। आई वी यू दे के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, और ही सीट या कोई एक हो तो हम हैज का इस्तेमाल करते हैं। तो कविता हैज अ न्यू साड़ी, कविता के पास एक नई साड़ी है। लेकिन कविता खाना पका चुकी है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो कविता हैज कुक्ड फूड। तो आप एक बात तो पकड़ ही गए होंगे कि यहां पर मैं किस टेंस में इस्तेमाल कर रहा हूं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, और हैड पास्ट परफेक्ट की। सॉरी, यहां पे मैंने इसको हेड का तो मैंने एग्जांपल लिया ही नहीं यार, तो गलत कर दिया। उनके पास एक नई कार थी, सॉरी, उनके पास एक नई कार थी और वे एक नई कार खरीद चुके थे मान लो इसको, ठीक है, थे लिखा हुआ है यहां पे, थे। तो देखिए उनके मतलब दे। अब पास्ट में कोई चीज रखते थे तो हैड आएगा, दे हैड अ न्यू कार, उनके पास एक नई कार थी, ठीक है। अगर है तो हैज हैव, थी तो पास्ट। जैसे मेरे पास एक दोस्त था तो आई हैड अ फ्रेंड, इस तरह से। वे एक नई कार खरीद चुके थे तो दे हैड बॉट अ न्यू कार, वे एक नई कार खरीद चुके थे। तो ये दोनों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो हम कह सकते हैं कि हैज हैव हैड हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। और वहां पर सिर्फ ये देखो, वे एक नई कार खरीद चुके थे। यहां पे चुका चुकी की अंग्रेजी तो थर्ड फॉर्म से आ रही है, लेकिन है, हूं, है या था, थी, थे की अंग्रेजी हैज हैव अथवा हैड से आ रही है। हैज हैव प्रेजेंट है, हैड उनका पास्ट है। तो ये हमारे हैज हैव हैड हो गए। अब बढ़ते हैं आगे, और अगला है हमारा डू डज डिड। सेम टू सेम डू डज डिड भी मेन वर्ब तथा हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम करते हैं। तो इनके फंक्शन देख लेते हैं। देखिए डू डज डिड, डू होता है करना। अब ये तो डू डज प्रेजेंट के ही हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट का चक्कर है, ये सिंगुलर के साथ, सॉरी ये सिंगुलर के साथ आएगा, ही सीट नेम के साथ, ये आई वी दे प्लूरल के साथ आएगा। और डिड इनका पास्ट है, मतलब सेम वही हैज हैव हैड वाली कहानी है, हैज हैव प्रेजेंट, हैड पास्ट, डू डज प्रेजेंट, डिड पास्ट। अब जो डू है ना, वो एक वर्ब के रूप में करता है, जैसे करना, कोई काम करना, ये बोलती है, ठीक है। और डिड क्या बोलेगा? किया था। तो पहले मैन वर्ब के रूप में देख लो, मैं अपना होमवर्क, मैं अपना गृह कार्य करता हूं, तो यहां पर आई डू माई होमवर्क, ठीक है, मैं अपना होमवर्क करता हूं। तो यहां पे डू क्या है? बोल रहा है करना। जैसे आई प्ले, मैं खेलता हूं, तो आई डू मैं करता हूं, आई गो मैं जाता हूं, उस तरह से डू करना, तो मैन वर्ब है। लेकिन मैं अपना गृह कार्य नहीं करता हूं, तो ध्यान रखना डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। और कब आती है? जब सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो। अब ये सेंटेंस है मैं अपना गृह कार्य नहीं करता हूं, तो नेगेटिव है, तो यहां पे क्या लगाऊंगा मैं? आई डू। अब ये हेल्पिंग वर्ब है, तो आई डू नॉट। अब जो करना है उसके लिए फिर मैं डू लगाऊंगा। अब देखो साफ साफ, ये डू तो हेल्पिंग वर्ब है और ये डू मेन वर्ब है। इस डू का मतलब तो है आएगा। हेल्पिंग वर्ब हमेशा है हुए बोलती है, मतलब वो टाइम बताती है, और जो मेन वर्ब है वो कुछ एक्शन बताती है। तो आई डू नॉट डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क नहीं करता हूं, बिल्कुल साफ साफ है। वह मेरे घर के काम करता है, तो ही। अब देखो डू आएगा आई वी यू के साथ, तो इसके साथ क्या आएगा? डज, ही डज। अब मेरे घर के काम, ही डज माई हाउस होल्ड्स, हाउस होल्ड्स होते हैं घर के काम, तो वह मेरे घर के काम करता है। लेकिन क्या वह स्कूल जाता है? तो मैंने क्या बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि सेंटेंस नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, प्रश्न हो, तो हम डू डज का इस्तेमाल करते हैं।
अब जब प्रश्न है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, ही के जाता है मतलब ही के लिए क्या आएगी, डज। तो डज ही गो टू स्कूल। तो आप देख लो। हाँ मैं बताना भूल गया था, मैं मेरा होमवर्क नहीं करता हूं। क्या वह स्कूल जाता है? तो क्या वह स्कूल जाता है? तो डू डज यहां पे क्या बोल रहे हैं, है बोल रहे हैं बस, और कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के रूप में टाइम बताते हैं। यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब है। रोहित ने यह किया था, तो रोहित सब्जेक्ट हो गया। अब करने का देखो, किया था करता है तो डू डज, किया था तो डिड मेन वर्ब। तो रोहित डिड यह इट, रोहित डिड इट, रोहित ने यह किया था। रोहित ने कल खाना नहीं खाया था। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो रोहित डिड नॉट ईट फूड यस्टरडे, रोहित ने कल खाना नहीं खाया था। तो देखो रोहित ने कल खाना नहीं खाया था। तो डिड किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आती है। तो ये मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है। इसके अलावा काम की एक और बची है, वैसे विल और शैल दो हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में हम विल का ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लिखने में भी बोलने में भी। लेकिन जैसे विल और शैल दो हैं, ये फ्यूचर बनाने का काम करती है। जब भी हम फ्यूचर की प्लानिंग करें, यानी ऐसे सेंटेंस जिनमें गा गी गे आए, तो हम विल और शैल का प्रयोग करते हैं। शैल आई वी के साथ, आई और वी के साथ शैल, अदर सभी के साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम प्रैक्टिकल में बोलने चालने में सभी सब्जेक्ट के साथ विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मज़ेदार बात ये पता चलेगी कि मैन वर्ब के रूप में या फिर नाउन के रूप में भी इनका इस्तेमाल होता है, खासकर विल का, शैल का नहीं, केवल विल का। तो पहले ये देख लो, ये आपके लिए नई चीज़ हो सकती है। उसने ताजमहल देखने की इच्छा की, तो कोई जोरदार इच्छा हो, गहरी इच्छा हो, तो हम विल एक वर्ब, देखिए विल शैल सब फेमस है, गागी गे हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन मैन वर्ब भी है ये। तो उसने मतलब ही, अब विल होता है इच्छा करना, तो ही विल्ड पास्ट आएगा क्योंकि सेकंड फॉर्म में इच्छा की थी। तो ही विल्ड टू सी द ताजमहल, उसने ताजमहल को देखने की इच्छा की थी। और ये तो वर्ब के रूप में है, विल मतलब इच्छा करना। नाउन के रूप में मर्जी, इच्छा या वसीयत भी इसका अर्थ होता है। तो यह मेरी विल है, इट इज माई विल, विल मतलब इच्छा या वसीयत, ठीक है। मरने के बाद कोई व्यक्ति जो छोड़ जाता है वसीयत होती है, तो इट इज माई विल, यह मेरी इच्छा है। यहां पर इज क्या है, मेन वर्ब है सेंटेंस में, विल क्या है, नाउन है, ठीक है। ये यहाँ पे वर्ब नहीं है, वर्ब तो यहाँ पे विल इच्छा करना। लेकिन ये तो एक रेयर यूज है। मैन यूज कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में फेमस है। जब भी आप ऐसे बात करें कि मैं ये करूंगा, मतलब फ्यूचर में कुछ करने का प्लानिंग करें, तो हम विल शैल का इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और ये तो इसको देख के आप भ्रमित मत हो जाना, ऐसे तो बस एक दो सेंटेंस में मैंने लिख दिए। बाकी फ्यूचर बनाने के लिए हम विल और शैल का इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, मैन वर्ब के रूप में नहीं। जैसे मैं कल जयपुर जाऊंगा, तो आई, अब आई के साथ क्या लगा है, शैल, आई शैल गो टू जयपुर टुमारो। लेकिन अभी मैंने कहा था सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगा सकते हैं, तो आई के साथ आप यहां विल भी लगा सकते हो, और लगाते हैं बोलने में, चालने में, लिखने में। तो आई विल गो टू जयपुर टुमारो, ये भी करेक्ट है। मोहन अगले सप्ताह मुझसे मिलेगा, तो मोहन विल मीट मी नेक्स्ट वीक। बस। वह घर पे होगी, तो वह के लिए क्या आएगा, सी विल बी एट होम। ये सिंपल सेंटेंस है, उसमें एक्शन नहीं है। लेकिन यहां पर देखो, बी होना मेन वर्ब है और विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो मैं समझता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। और 80% सेंटेंस में, बोलने में, चालने में, लिखने में यही 10-12 हेल्पिंग वर्ब सबसे ज्यादा काम में आती है। अब बची कौन सी, बची हमारी मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड, वो सभी हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन वो यूज होती हैं, लेकिन अगर औसत देखें ना, प्रैक्टिकल रूप से देखें लिखने बोलने में, तो 80% यही हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब भी कम, हेल्पिंग वर्ब के रूप में ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। और बहुत सारे सेंटेंस इनके सिंपल भी होते हैं जिनमें कोई एक्शन नहीं होता, जैसे ये वाले, ठीक है। हालांकि डूडस के तो कम होते हैं, लेकिन ये किसी के पास कोई चीज़ होना रखना है, ठीक है, मेन वर्ब के रूप में। और ये तो फेमस है, ये परफेक्ट टेंस में आती है। और जैसे ये वाज वर्ब, पास्ट में हम किसी के बारे में कुछ बताएं कि वो ऐसा था, मेन वर्ब। और पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब है ये। और इज एम आर, यहाँ पर हम किसी, ये बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। मतलब हम कोई डिस्क्राइब करें किसी चीज़ को,
कि वह ये है, वो ये है, मौसम बताएं, इस तरह की किसी का पद बताएं, व्यवसाय बताएं, तो हम इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं। यानी सिंपल सा सेंटेंस होता है कि कोई क्या है, मैं एक टीचर हूँ, वह एक प्लेयर है, वे मेरे दोस्त हैं, मैं अच्छा हूँ, वह बुरा है, इस तरह की बातें हम करते हैं। और इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, जब हम रहा रही की बात करें, कोई एक्शन कंटिन्यूटी में हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, तो हम इज एम आर का हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इनके बाद आईएनजी फॉर्म आती है। तो मैं समझता हूं कि ये नॉलेज आपके दिमाग में गई होगी और आपको फील भी हुआ होगा कि यार सर ने बहुत प्रैक्टिकल बात की है। ठीक है, तो अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।